तो विभवांतर से ही संबंधित ये भी है कि इसमें कह रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे कि कोई चालक हो, उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप में कोई परिवर्तन न करें, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होती है। बहने वाली धारा I की क्या होती है? समानुपाती होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी हो तथा उसमें प्रवाहित धारा I हो तो, ठीक है, तो क्या हो तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा? ओम के नियम से देखिए, फिर एक बार देखेंगे। कह रहा है कि कोई चालक तार हो, उस चालक की भौतिक अवस्था का मतलब विशेषकर यहाँ पर इसके लिए लिया जा रहा है, ताप के लिए जा रहा है। ताप में यदि कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो उनके सिरों के बीच जो लगाया गया विभवांतर होगा वह उसमें बहने वाली धारा I के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा? अगर माना गया कि कोई चालक तार है, उनके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर क्या है? V वोल्ट है, तो उसमें बहने वाली धारा क्या है? I है। तो दोनों क्या होगी? V अनुक्रमानुपाती होगा I के। यही ऊपर बताया गया नियम में कि जो उनके सिरों के बीच का विभवांतर होगा वह उसमें बहने वाली धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। यानी कि V अनुक्रमानुपाती या समानुपाती I, आप जानते हैं कि जब इस चिन्ह को हटाया जाता है प्रोपोर्शनल टू को, तो उसके लिए हम क्या जोड़ते हैं? एक नियतांक जोड़ते हैं। वो भी नियतांक क्या होगा? उस चालक तार का प्रतिरोध कहलाएगा। यानी कि V बराबर I इंटू R, जहां I क्या है? R क्या है? R एक प्रतिरोध है। यहां लिख देंगे क्या कि जहां R चालक का प्रतिरोध है, चालक का क्या है? प्रतिरोध है। और तो क्या हो जाएगा हमारा? V बराबर IR। यह हमारा क्या है? ओम का नियम है। ठीक है, इसका मात्रक देखिए। अब इसकी सहायता से हम I और V का तो मात्रक वगैरह जानते हैं। मात्रक V के बारे में आपको बताया गया है। V होता है हमारा विभवांतर वोल्ट और I होता है क्या? धारा। इसको एम्पियर में मापा जाता है। इससे हमको एक नई राशि मिल गई क्या? यह एक प्रतिरोध। जहां R क्या है? अब यहाँ आपको बताया गया R क्या है? एक चालक का प्रतिरोध है। तो अब हमको चालक का प्रतिरोध के बारे में हमको ज्ञात करना होगा। तो हम लिखेंगे, देखिए R यहीं का यहीं रह जाएगा, V अपान I। तो V को किस में मापेंगे? V को वोल्ट में मापेंगे और I को एम्पियर में मापेंगे। यानी कि इसको कह देते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम। किसे कह देते हैं? V अपान I। और वोल्ट प्रति एम्पियर को हम कह देंगे ओम। यानी कि जो R का प्रतिरोध, R जो है प्रतिरोध, तो R का जो मात्रक होगा, R का मात्रक क्या कहला जाएगा? R बराबर क्या हमने लिखा है? V अपान I। V का मात्रक क्या है? वोल्ट। और I का मात्रक क्या है? एम्पियर। यानी कि इसको हम कह देंगे क्या? ओम। इसका प्रतीक होता है ऐसे, यह ओम का प्रतीक है। ठीक है, हम जाने क्या? ओम का नियम। ओम का नियम किस पर आधारित है? विभवांतर पे और उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। तो हमने क्या माना कि उनके सिरों के बीच का क्या हो? विभवांतर V हो
और धारा I हो तो V अनुक्रमानुपाती या समानुपाती I। हम जब इस समानुपातिक नियतांक को हटाते हैं, समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं, तो एक नियतांक जुड़ता है R। वह नियतांक क्या होगा कि वह चालक का प्रतिरोध होगा। चालक मतलब जिस तार में धारा प्रवाहित की जा रही है उस तार का जो क्या होगा, यह प्रतिरोध होगा। तार में भी विद्युत धारा खर्च होती है, तो हमने उस प्रतिरोध के बारे में भी हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, अब यह हमारा देखिए इसमें R क्या है, प्रतिरोध है। आम का जो R का जो है हमने क्या, हम क्या करेंगे कि जो R है, R क्या है, चालक तार का प्रतिरोध है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, हमको जब अभी हम गणितीय स्वरूप इसका गणना करेंगे तो हर जगह हमको R का मान हमको निकालना होगा। R का मान निकालेंगे तो आसानी से। अब हम देखिए इसके बाद एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए हम अब पढ़ेंगे क्या, प्रतिरोधों का संयोजन। जो प्रतिरोध के बारे में अभी हमने ओम के नियम में गणना किया है, उसमें हम देखेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है, क्योंकि कभी हमको जो है ज़्यादा प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ती है तो हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, दो क्रम होते हैं जोड़ने के लिए, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है कि प्रत्येक प्रतिरोध का, प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जैसे मान लीजिए यह प्रतिरोध का प्रतीक है। ठीक है, इस प्रतिरोध का एक प्लस सिरा होता है, एक माइनस सिरा होता है। तो हम कहेंगे प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा मतलब ऋणात्मक सिरा अपने अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। जैसे देखिए एक प्रतिरोध यहाँ हो गया, एक और प्रतिरोध यहाँ बनाते हैं, यह प्रतिरोध का प्लस, यह माइनस, इसका प्लस और इसका माइनस। तो हम श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरा से जुड़ा होता है। ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का ऋण ध्रुव अपने अगले प्रतिरोध के धन ध्रुव से जुड़ा होता है और यही क्रम लगातार आगे की तरफ क्या होता है, बढ़ता जाता है। देखिए जैसा कि आपको यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि तीन जो है हम प्रतिरोध लिए हैं। तीन प्रतिरोध कौन कौन से हैं, R1, R2 और R3। तीनों प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। प्रत्येक प्रतिरोध का यह धन सिरा और यह ऋण सिरा, यह धन सिरा और यह ऋण, यह धन और यह ऋण। प्रत्येक का जो प्लस सिरा होगा, देखिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के धन ध्रुव से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। प्रत्येक प्रतिरोध का ऋण ध्रुव अपने अगले प्रतिरोध के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। यह क्रम क्या होता है, लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहता है। और क्या करते हैं, हम कहते हैं कि पहले प्रतिरोध का धन ध्रुव बैटरी के धन ध्रुव से, पहले प्रतिरोध का धन ध्रुव बैटरी के धन ध्रुव से और अंतिम प्रतिरोध का ऋण ध्रुव बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। इस प्रकार यह हमारा क्या हो जाता है, परिपथ कंप्लीट हो जाता है। इसको कहते हैं कुंजी या की। ठीक है, या कुंजी के। जैसे ही हम कुंजी को दबाते हैं तो परिपथ में धारा क्या होने लगती है, बहने लगती है। देखिए एक बार और यहाँ हम बता देते हैं, इन दोनों को जोड़ने के लिए कैसे बताया गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध का ऋण ध्रुव अपने अगले प्रतिरोध के धन ध्रुव से जुड़ा होता है और पहले प्रतिरोध का धन ध्रुव बैटरी के धन ध्रुव से और अंतिम प्रतिरोध का ऋण ध्रुव बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे हम लिख भी देते हैं, देखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध का धन ध्रुव, प्रत्येक प्रतिरोध का ऋण ध्रुव अपने अगले
प्रतिरोध के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। प्रत्येक प्रतिरोध का ऋण ध्रुव अपने अगले प्रतिरोध के क्या होता है, धन ध्रुव से जुड़ा होता है तथा पहले प्रतिरोध का धन ध्रुव बैटरी के धन ध्रुव से व अंतिम प्रतिरोध का ऋण ध्रुव बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है। ठीक है, देखेंगे फिर एक बार। यहाँ आपके सामने लिख भी दिया गया है और यहाँ उसके सामने चित्र भी बना दिया गया है। अब हमको क्या करना है, देखिए इस चित्र में 3 प्रतिरोध जिनका मान क्या है, R1, R2, R3 है, उनको हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक प्रतिरोध का ऋण ध्रुव अपने अगले प्रतिरोध के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। प्रत्येक प्रतिरोध का ऋण ध्रुव अपने अगले प्रतिरोध के क्या होता है, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव से जुड़ा होता है तथा पहले प्रतिरोध का, जैसे पहला प्रतिरोध ये रहा, पहले प्रतिरोध का धन ध्रुव बैटरी के धन से और अंतिम प्रतिरोध करने का मतलब हम यहाँ 3 ही जोड़े हैं, हजारों प्रतिरोध जोड़ना हो तो लास्ट वाले प्रतिरोध का ऋण ध्रुव किससे जुड़ा है, कुंजी की सहायता से बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम, कहेंगे चित्र में कि 3 प्रतिरोध जिनका मान क्या है, R1, R2 और R3 है। अब प्रत्येक में जो धारा का मान है, श्रेणी क्रम में धारा का मान, यहाँ आप नोट में लिखवा देते हैं कि जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में धारा एक समान रूप से बहती है, एक समान रूप से बहती है, चाहे प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा, I ही रहेगा। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा, I जाएगा। प्रत्येक प्रतिरोध का जो विभवांतर होगा वह क्या होगा, अलग अलग होगा। हम कहेंगे कि यदि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या हो, I हो, और प्रत्येक प्रतिरोध का विभव क्या हो, V1, V2 और V3 हो, तो हम अगर निकालें तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा कि कहें हम कि प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध के लिए हम क्या निकालना चाहें कि प्रत्येक प्रतिरोध में हमारा धारा का जो मान होगा वह क्या होगा, I होगा। और ओम के नियमानुसार यदि हम निकालना चाहें तो ओम का नियम क्या होता है, V = IR। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, हम कहें कि प्रत्येक प्रतिरोध में लिखे हैं कि माना प्रत्येक प्रतिरोध में धारा I हो तथा प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हों, जिनके सिरों के बीच
जिनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 व V3 हो तो ओम के नियम से ओम के नियम से देखिए फिर हम क्या कहेंगे कि प्रत्येक जो प्रतिरोध है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या हो, एक समान रूप से हो, और यदि उन प्रतिरोधों का कितना हो, 3 प्रतिरोध हो, R1 R2 R3, जिनके सिरों का बीच का जो है, सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो, V1 V2 हो, V3 हो, तो ओम के नियम के अनुसार पहले प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, V1 = I R1। क्यों? क्योंकि I का मान सब में समान रूप से है। अब पहले प्रतिरोध के लिए R1 और पहले प्रतिरोध का जो विभव है क्या है, V1 है। दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, V2 = I R2। तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, V = I R3। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, पहले प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए। पहले प्रतिरोध के लिए क्या हुआ, V1 = I R1, V2 = I R2, V3 = I R3। अब हम यदि कहें कि बिंदु A व D के बीच, बिंदु A व D के बीच कुल विभवांतर V हो तो, कुल विभवांतर क्या हो, V हो तो V = क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3। इन तीनों प्रतिरोधों के, तीनों विभवांतरों के, तीनों विभवों के योग के बराबर कुल क्या हो गया, V हो गया। अब V का मान हमारा, V1 का मान क्या है, I R1 + I R2 + I R3। इन तीनों में हमारा क्या हो जाएगा, I कॉमन हो जाएगा। I कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, R1 + R2 + R3। तीनों में I है तो I क्या कर लिए हमने, I को कॉमन कर लिए, तो हमारे पास क्या बचा, R1 R2 R3 किसके बराबर, तो V के बराबर। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या करना है। अब हम कहें कि बिंदु A व B के बीच किसी ऐसे प्रतिरोध को माने, बिंदु A व B के बीच, बिंदु A और B के बीच किसी ऐसे प्रतिरोध को माने जिनका मान इन तीनों प्रतिरोधों के योग के तुल्य हो। तो यानी बिंदु A व D के बीच लिखेंगे, बिंदु A व D के बीच, बिंदु A व D के बीच एक ऐसे प्रतिरोध को माने जिसका मान इन तीनों प्रतिरोधों के योग के तुल्य हो। क्या हो, इन तीनों प्रतिरोधों के योग के तुल्य हो। तो हम क्या करेंगे, तो फिर लिखेंगे क्या, इन तीनों जो प्रतिरोध है, इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर हमने क्या मान लिया, एक प्रतिरोध मान लिया R। तो एक प्रतिरोध मान लिए इन तीनों प्रतिरोधों के जगह पे, तो R है, और तब 2 बिंदु रह जाएंगे, तो विभव इसका क्या हो जाएगा, विभव पहले भी हमने मान लिया है V। ठीक है, और जब एक ही प्रतिरोध रहेगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो हमारा फिर क्या लिखेंगे, तो पुनः ओम के नियम से, पुनः ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V = IR। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ V = I, कोष्टक में I1 R1 R2 R3 है,
यहाँ हमारा समीकरण 2 में भी v बराबर क्या है आई आर। तो कहेंगे समीकरण 1 में 2 का मान या v का मान रखने पर लिखेंगे ऐसे कि v का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा हमारा v का जो मान यहाँ रखा जाएगा 1 में, तो आई आर इक्वल टू आई कोष्टक में R1 R2 R3। ठीक है। अब देखिए, अब आई से आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या R बराबर R1 R2 और R3। यह क्या हो गया हमारा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्राप्त प्रतिरोधों का योग। यानी कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उनका जो व्यंजक होता है वो R इक्वल टू क्या होता है R1 R2 R3। R3 क्यों लिखा गया, उसके पहले आगे भी कुछ लिख सकते हैं। हमने यहाँ कितना प्रतिरोध लिया है, 3 प्रतिरोध लिया है। अगर 4 प्रतिरोध होगा तो क्या होगा प्लस R4 डैश 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 ये Rn, अनंत प्रतिरोधों को हमको जोड़ना हो श्रेणी क्रम में, तो उसके लिए फार्मूला क्या हमारा है कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 डैश 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 प्लस Rn। मतलब अनंत प्रतिरोधों को, जितने प्रतिरोधों को जोड़ना होगा श्रेणी क्रम, हम सबको एक एक क्रम में क्या करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, हमारा फार्मूला आ जाएगा। ठीक है। अब इससे संबंधित हमको क्वेश्चन को ज्ञात करना होगा। तो क्वेश्चन में क्या देगा कि जो है 4 प्रतिरोध हैं जिनका मान ABC है, तो हमने ABC को रख करके हमको क्या करना, आसानी से जोड़ लेना है। ठीक है। एक बार और फिर पुनः देखेंगे कि श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के प्रत्येक प्रतिरोध का ऋण ध्रुव अपने अगले प्रतिरोध के धन ध्रुव से जुड़ा होता है, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। ठीक है। प्रत्येक प्रतिरोध का ऋण ध्रुव अपने अगले प्रतिरोध के धन ध्रुव से जुड़ा होता है तथा प्रत्येक पहले प्रतिरोध का धन ध्रुव बैटरी के धन ध्रुव से और दूसरे प्रतिरोध अंतिम प्रतिरोध का ऋण ध्रुव बैटरी के ऋण ध्रुव से कुंजी की सहायता से जुड़ा होता है। हमने यहाँ लिखा भी है कि प्रत्येक प्रतिरोध का ऋण ध्रुव अपने अगले प्रतिरोध के धन ध्रुव से जुड़ा होता है तथा पहले प्रतिरोध का धन ध्रुव बैटरी के धन ध्रुव से व अंतिम प्रतिरोध का ऋण ध्रुव बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है। हमने माना कि बिंदु A व D के बीच में 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। बिंदु A व B के बीच में कितने प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध हैं, R1 R2 R3, जिनका जो है विभव क्या है, विभवांतर क्या है, प्रत्येक के सिरों का विभवांतर V1 V2 व V3 है। और श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण क्या है, धारा का मान सब में एक समान रूप से है। धारा का मान जब सब में एक समान रूप से प्रवाहित हो रहा है तो हमने क्या लिया, ओम के नियमानुसार पहले प्रतिरोध के लिए V1 इक्वल टू आई R1, दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 इक्वल टू आई R2, तीसरे के लिए V3 बराबर आई R3। उसके बाद हमने कहा कि बिंदु A और B के बीच का यदि कुल विभव V हो तो V इक्वल टू V1 V2 V3 का मान रखिए। हमने I को देखे, सब में I है तो I को हमने कॉमन कर लिया। I को कॉमन किए तो हमने फिर माना कि यदि इन बिंदुओं A व D के बीच एक ऐसा प्रतिरोध हो जिनका मान इन तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर हो तो फिर पुनः ओम के नियमानुसार V इक्वल टू आई आर, समीकरण 1 और समीकरण 2 की हमने तुलना कर दिया तो हमारा क्या होगा, हमारा तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक है। आप इसे आसानी से देख सकते हैं।